हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों आइए आज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, इन अ इंडक्शन मोटर इफ़ द रोटर बार आर ब्रोकन व्हाट इज़ द लाइकली इफेक्ट ऑन द मोटर्स ऑपरेशन। यदि हमारे इंडक्शन मोटर के रोटर बार टूट जाए तो उससे मोटर में क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये पूछना चाह रहा है। तो ऑप्शन दिए है द मोटर इफिशियंसी विल बी इंक्रीज, बी दिया है द मोटर स्टार्टिंग टॉर्क विल बी इंक्रीज, सी दिया है द मोटर स्पीड विल बी इंक्रीज, और डी दिया है द मोटर विल रन विथ एक्सेसिव वाइब्रेशन एंड नॉइस। तो देखिए, अगर हमारे मोटर में रोटर के बार टूट जाए तो इफिशियंसी तो डिक्रीज हो जाएगी, तो इंक्रीज तो बिल्कुल नहीं होगा, तो ये तो गलत हो गया। द मोटर स्टार्टिंग टॉर्क विल इंक्रीज, इंक्रीज नहीं, स्टार्टिंग टॉर्क डिक्रीज हो जाएगा इससे, तो ये गलत हो जाएगा। स्पीड ऑफ मोटर इंक्रीज नहीं, स्पीड ऑफ मोटर रिड्यूसेस ड्यू टू अनइवन एयर गैप, तो इसका आंसर सही हो जाएगा आपका डी। डी ऑप्शन क्या है, द मोटर विल रन विथ एक्सेसिव वाइब्रेशन एंड नॉइस। देखिए जो हमारा ये है, इसमें अगर हमारे रोटर के बार हमारे टूट जाए, ठीक है, रोटर बार अगर हमारे टूट जाते हैं, देखिए यहाँ से साफ्ट है और ये रोटर में जो हमने बार डाले हैं, मतलब रोटर कंडक्टर हमारे अगर टूट जाते हैं तो इससे हमारा अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन होता है फ्लक्स का। तो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्लक्स के फ्लक्स कांस्टेंट नहीं होने के कारण तो यहाँ पर क्या होता है, हमारे मैकेनिकल वाइब्रेशन होते हैं। क्या होते हैं? मैकेनिकल वाइब्रेशन होते हैं, और मैकेनिकल वाइब्रेशन से यहाँ पर हमिंग नॉइस आती है। कौन सी नॉइस आती है? हमिंग नॉइस आती है, और हमिंग नॉइस यहाँ पर होती है जिसके कारण मशीन हमारी वाइब्रेट करती है और हमारी नॉइस होती है। और साथ ही साथ इसमें क्या होता है, हमारा टॉर्क यहाँ पर रोटर बार टूटने के कारण टॉर्क हमारा पल्सेटिंग नेचर का हो जाता है। ऐसे ये देखिए, टॉर्क पल्सेटिंग नेचर का होता है, इसके कारण यहाँ पर हमारी वाइब्रेशन और नॉइस क्रिएट हो जाती है इस मोटर में। तो आंसर सही होगा डी। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है हमारा, इन अ सिंक्रोनस जनरेटर व्हाट डज द स्पीड ऑफ द प्राइम मूवर डायरेक्टली कंट्रोल। ठीक है, तो ऑप्शन दिया है द आउटपुट वोल्टेज, द आउटपुट करंट, द रिएक्टिव पावर, या दिया है द आउटपुट फ्रिक्वेंसी। तो यहाँ पर सिंक्रोनस जनरेटर है तो इस सिंक्रोनस स्पीड से घूमेगा। तो एन एस की वैल्यू क्या होती है? एन एस इज इक्वल टू सिंक्रोनस स्पीड होता है हमारा 120 एफ बाई पी। ठीक है, यहाँ पर 120 कांस्टेंट है, और आपका एफ जो है आपकी सप्लाई फ्रिक्वेंसी है, और आपका पी क्या है? नंबर ऑफ पोल्स। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर एन एस जो है हमारी सिंक्रोनस स्पीड इस फॉर्म से देखें तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एस वो फ्रिक्वेंसी के। मतलब एन एस जो है हमारी सिंक्रोनस स्पीड, ये किसके प्रोपोर्शनल है? हमारी फ्रिक्वेंसी के, जो हमारी आउटपुट फ्रिक्वेंसी है। तो जैसे जैसे हमारी फ्रिक्वेंसी वेरी करेगी वैसे वैसे हमारी स्पीड भी वेरी करेगी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी, द आउटपुट फ्रिक्वेंसी। हमारा आउटपुट फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन दिया है, विच टाइप ऑफ एसी मोटर इज ऑल्सो नोन एज अ यूनिवर्सल सीरीज बिकॉज इट इज़ ऑपरेट ऑन बोथ एसी एंड डीसी सप्लाई। मतलब कौन सी ऐसी मोटर है जिसको हम यूनिवर्सल मोटर बोलते हैं, जो आपका एसी और डीसी दोनों सप्लाई में काम करती है। ऑप्शन दिया है हमारा पहला, अ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, बी दिया है अ सिंक्रोनस मोटर, सी दिया है अ सीरीज बाउंड मोटर, और डी दिया है अ 3 फेज इंडक्शन मोटर। देखिए यहाँ पे जो हमारे सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है ये एसी पे काम करती है, ओनली वर्क इन एसी। सिंक्रोनस मोटर भी आपका एसी में काम करती है, लेकिन ये डब्ल्यू एक्साइटेड मशीन होती है, इसके रोटर में हम डीसी एक्साइटेशन प्रोवाइड करते हैं। और 3 फेज इंडक्शन मशीन भी हमारी एसी पे काम करती है। लेकिन जो हमारी सीरीज बाउंड मोटर है, मतलब हमारी डीसी सीरीज मोटर, इसको हम और क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम डीसी सीरीज मोटर। डीसी सीरीज मोटर, डीसी सीरीज मोटर ये हमारी एसी और डीसी दोनों में काम करती है। ठीक है, एसी प्लस डीसी में काम करती है, इसलिए इसको हम यूनिवर्सल मोटर बोलते हैं। और ये हमारी कहाँ यूज़ होती है? जैसे हमारे घर में वैक्यूम क्लीनर है, मिक्सर ग्राइंडर, उसमें हमारी ये मोटर यूज़ होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी, सीरीज बाउंड मोटर। तो इसमें हमारी जो डीसी मोटर होती है, डीसी सीरीज मोटर, ये हमारी एसी में भी रन कर सकती है, क्योंकि इसमें जो करंट का डायरेक्शन होता है ये अपने रिवर्स कर देती है आर्मेचर के करंट को, जिसके कारण हमारा टॉर्क क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। इसलिए हम इसका उपयोग यहाँ पर आपका एसी में भी कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, ये होती है आपकी डीसी सीरीज मोटर। डीसी सीरीज मोटर कॉल एज यूनिवर्सल मोटर, जो आपका एसी और डीसी दोनों में काम करती है। तो आप इसको याद कर लीजिएगा, डीसी सीरीज मोटर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन न्यूमेरिकल है। इसमें दिया है आपका अ सिंगल फेस एसी सर्किट हैज़ वोल्टेज ऑफ 230 वोल्ट, वोल्टेज दिया है 230 वोल्ट, एंड द करंट ऑफ 10 एम्पियर, करंट की वैल्यू 10 एम्पियर, एंड द पावर फैक्टर ऑफ 0.8 लैगिंग, पावर फैक्टर 0.8 लैगिंग दिया है। तो व्हाट इज द रीडिंग ऑफ द वाट मीटर कनेक्टेड टू द सर्किट, मतलब वाट मीटर की रीडिंग बतानी है। वाट मीटर क्या नापता है, हमारी पावर, हमें पावर की रीडिंग बतानी है। पी क्या होता है हमारा, पावर क्या होता है हमारा वाट मीटर के केस में, वी आई इंटू कॉस फाई, वोल्टेज और करंट का मल्टीप्लिकेशन इंटू इन दोनों के बीच का पावर फैक्टर एंगल, इसको हम बोलते हैं आपका पावर। ठीक है, तो हमें यहाँ पर से सबकी वैल्यू दी है। वोल्टेज की वैल्यू हमारी 230 वोल्ट, 230 हमारी वोल्टेज है, और हमारी करंट की वैल्यू है हमारी 10 एम्पियर, करंट हो जाएगा 10 एम्पियर, और पावर फैक्टर जो हमें दिया है 0.8 दिया है। तो इसको हमें सिंपली सॉल्व करना है। तो ये हो जाएगा 8 हो जाएगा, ये 8 इंटू 230 इंटू 8 हो जाएगा आपका 1840। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 1840 वाट। ठीक है, तो वाट मीटर कितनी पावर मेज़र करेगा, वाट मीटर पावर मेज़र करेगा आपकी 1840 वाट, आंसर ए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है हमारा, इन अ 2 वाट मीटर मेथड द 3 फेज पावर फॉर 3 फेज पावर मेजरमेंट द रीडिंग ऑफ 2 वाट मीटर्स आर, W1 की रीडिंग है 500 वाट और W2 की रीडिंग है 1000 वाट। तो पावर फैक्टर पूछा है हमें, पावर फैक्टर क्या होगा। तो देखिए इसके लिए हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, हमारा जो इसका 10 फाई का फॉर्मूला है वो लगाएंगे। देखिए इसमें 10 फाई का फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इससे मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। 10 फाई क्या होता है, 10 फाई इज इक्वल टू √3 इंटू W2 माइनस W1 अपॉन W1 प्लस W2। एक ऊपर पर माइनस होता है और डिनोमिनेटर में हमारा प्लस हो जाता है। ठीक है, मतलब पहले वाले की रीडिंग और दूसरे वाले की रीडिंग ऐड हो जाती है। तो ये हमें दिया है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। मैं कलर चेंज कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर √3 ऐसे आ जाएगा। W2 की है हमारी 1000 में से हमें कितना कम करना है, 500 कम करना है, क्योंकि W1 की जो वैल्यू है वो है आपकी 500, और नीचे क्या करना है इन दोनों का ऐड, मतलब 1000 प्लस 500, नीचे इसके डिनोमीटर में 1000 प्लस 500, तो ये ऊपर कितना आ जाएगा 500 और नीचे आ जाएगा 1500। 500 और 1500 मतलब 1/3, तो ये आ जाएगा √3/3। ठीक है, तो √3 से आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 1/√3, ये आ गया 1/√3। तो 10 फाई की वैल्यू आ गई 1/√3। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, फाई की वैल्यू। तो यहाँ से फाई क्या आ जाएगा, फाई इज इक्वल टू 10 इनवर्स जो हमारी वैल्यू आई है, क्या आई है 10 इनवर्स 1/√3। तो 10 1/√3 कहाँ पर होती है वैल्यू, हमें ये बताना है। 10/√3 की वैल्यू होती है आपकी 30 डिग्री पर। जब 10 की वैल्यू 30 डिग्री होती है तब इसकी वैल्यू होती है 1/√3। तो ये हमारी फाई की वैल्यू आ गई। तो अब पावर फैक्टर क्या होता है, पावर फैक्टर होता है कॉस फाई। अब हम निकालेंगे कॉस फाई। कॉस फाई जो हमारा होता है वो होता है पावर फैक्टर, हमसे यही पूछा है, मतलब कॉस 30 की वैल्यू। तो कॉस 30 की वैल्यू होती है हमारी 0.866। ये हमारी कॉस 30 की वैल्यू होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 0.866, आंसर सी। तो देखिए यहाँ पर आपको एक ट्रिक भी बताता हूँ क्या है। अगर आपकी W1 की वैल्यू 500 है और W2 की वैल्यू 1000 है, मतलब एक की वैल्यू दूसरे की आपकी डबल है, तो उस केस में क्या होता है। तो देखिए अगर हमारा W1 है, W1 इज इक्वल टू, यहाँ पर इस केस में W2 है क्योंकि सेकंड केस की ज़्यादा है, W2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ W1, मतलब एक की रीडिंग दूसरे की रीडिंग के दो गुने के बराबर है। तो इस केस में हमारा पावर फैक्टर जो होता है वो ऑलवेज हमारा होता है 0.866। ठीक है, तो ये आप एक इसको याद भी कर लीजिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं इससे। ये देखिए अगर एक की रीडिंग दूसरे की 2 गुना है तो उस केस में हमारा जो पावर फैक्टर होगा वो होगा आपका 0.866। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया है हमारा, अ सिंगल फेज मोटर रेटेड फॉर 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज ड्रॉस अ 10 एम्पियर एट अ पावर फैक्टर ऑफ 0.8 लैगिंग। देखिए सेम क्वेश्चन लग रहा है, वही पहले वाला। इफ अ कैपेसिटर, यहाँ पर कैपेसिटर कनेक्ट कर दिया इन अ पैरेलल टू इम्प्रूव द पावर फैक्टर टू 0.95,
पावर फैक्टर ने इम्प्रूव करा है कैपेसिटर लगा के 0.95। तो पूछा है व्हाट इज़ द रिएक्टिव पावर सप्लाइड बाय द कैपेसिटर। तो हमें कैपेसिटर की रिएक्टिव पावर बतानी है, मतलब क्यूसी की वैल्यू बतानी है। तो ये ऐसे केस में हमारा फॉर्मूला जो होता है वो आपको पता होना चाहिए। क्यूसी की वैल्यू क्या होती है, क्यूसी इज इक्वल टू पी, जो हमारी एक्टिव पावर है पी इंटू 10∅1 माइनस ∅2। मतलब पहले कितना हमारा 10∅1 की वैल्यू थी और माइनस 10∅2 की वैल्यू हम करते हैं, तो ये हमारा इसका आंसर आता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए, सबसे पहले हमें P चाहिए, मतलब हमारी जो एक्टिव पावर है उसकी वैल्यू। तो P कैसे निकालेंगे, तो यहाँ से P क्या हो जाएगा, P होता है हमारा VI cos फाई, वोल्टेज इंटू करंट इंटू पावर फैक्टर। तो ये हमें दिया है आपका 230 वोल्ट, 230, और करंट है हमारा 10 एम्पियर, और पावर फैक्टर की वैल्यू है हमारी 0.8। तो ये अभी लास्ट क्वेश्चन में हमने सॉल्व करा था, तो इसकी वैल्यू आई थी हमारी 1840 वाट। 1840 वाट हमारी P की वैल्यू आ गई। ठीक है, यहाँ से P की वैल्यू आ गई। अब हमें यहाँ पर 10∅1 और 10∅2 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। यहाँ पर से हमें cos ∅1 की वैल्यू दी है, देखिए cos ∅1 की वैल्यू है 0.8। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो हमें क्या दिया है, cos ∅1 की वैल्यू है हमारी 0.8। ठीक है, तो यहाँ से फाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, फाई आ जाएगा हमारा cos इनवर्स 0.8, cos इनवर्स 0.8। cos इनवर्स 0.8 की वैल्यू आप देखेंगे कैलकुलेटर से। ठीक है, तो वो आ जाएगी आपकी 0.75। ठीक है, जब आप इसको 10 में रखेंगे तो 10∅1 की वैल्यू आ जाएगी 0.75। 10∅1 की वैल्यू आ गई 0.75। अब हम यहाँ से 10∅2 की वैल्यू निकालेंगे। 10∅2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, हम पहले cos ∅2 की जो हमने वैल्यू दी है उसको से हम ∅2 निकालेंगे। मतलब यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, जो हमारी cos ∅2 है, cos ∅2 की वैल्यू हमें कितनी दी है, ये हमें दी है 0.95। ठीक है, तो यहाँ से हम ∅2 की वैल्यू निकालेंगे। ∅2 क्या होगा, cos इनवर्स 0.95। तो वहाँ से जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू को हम यहाँ रखेंगे 10∅2 में, और ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे 10∅2 में। तो ये वैल्यू हमारी आ जाएगी 0.328। ठीक है, तो 10∅1 की वैल्यू मिल गई, 10∅2 की वैल्यू मिल गई। अब इस फॉर्मूले में हम पुट कर देते हैं। तो आइए फॉर्मूले में पुट करते हैं। तो देखिए क्या आ जाएगा, QC की वैल्यू यहाँ पर पुट करता हूँ। तो QC की वैल्यू आ जाएगी हमारी, P की वैल्यू है इतनी 1840, और यहाँ पर से हमारी 10∅1 की वैल्यू कितनी आई है 0.75, और 10∅2 की वैल्यू हमने निकाली है 0.328। ठीक है, 0.328 इसमें माइनस कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा 1840, और इसमें से ये हम माइनस कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा आपका 0.4 के आसपास। तो इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 775 VAR, 725 वोल्ट एम्पियर रिएक्टेंस। ये इसका आंसर आ जाएगा 775 VAR। तो आंसर हो जाएगा A 775 VAR। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, वाई शुड अ वोल्टमीटर हैव अ वेरी हाई इंटरनल रेजिस्टेंस। आंतरिक प्रतिरोध हमारा वोल्टमीटर का हाई क्यों होता है। ऑप्शन दिया है टू प्रोटेक्ट द वोल्टमीटर फ्रॉम हाई करंट, बी दिया है टू इंक्रीज द वोल्टेज अक्रॉस द सर्किट, सी दिया है टू इंक्रीज द टोटल करंट इन द सर्किट, और डी दिया टू मिनिमाइज द करंट ड्रॉन फ्रॉम द सर्किट। तो देखिए जो हमारा वोल्टमीटर होता है, ये इसका सिंबल दिखाता हूँ, वोल्टमीटर जहाँ पर भी वो लगा होता है ये हमेशा उस कंपोनेंट के पैरेलल में लगे रहेगा। देखिए जैसे में कोई कंपोनेंट या लोड है जहाँ पर हमने आपका मेज़र करना है, ठीक है, यहाँ पर हमने वोल्टेज मेज़र करनी है, तो हम इसके अक्रॉस में वोल्टमीटर लगाते हैं। ठीक है, वोल्टमीटर हम इसके अक्रॉस में लगाया ये, तो हम क्या चाहिए आइडियल केस में, तो हमें चाहिए कि इसमें कोई भी करंट फ्लो ना हो। मतलब इसके अंदर हम चाहते हैं कि कोई भी करंट फ्लो ना हो। I0 की वैल्यू जो आपके मीटर के अंदर करंट जा रही है इसकी वैल्यू हम चाहते हैं बहुत कम हो।
आइडियल केस में हमारा जो वोल्ट मीटर का इंटरनल प्रतिरोध होता है वो होता है इनफाइनाइट, ठीक है। आर इंटरनल की वैल्यू जो होती है आइडियल केस में वो होती है इनफाइनाइट, लेकिन प्रैक्टिकल केस में इसकी वैल्यू हम रखते हैं आर इंटरनल की, वो रखते हैं वेरी हाई। देखिए अगर हमारी इंटरनल आर की वैल्यू ज़्यादा होगी तो हमारा करंट क्या होता है, आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर। आर अगर बहुत ज़्यादा है तो हमारा करंट बहुत कम फ्लो होगा इसके थ्रू, ताकि ये एक्यूरेट वोल्टेज मेज़र कर सके। तो इसका मेन कारण क्या होता है, इसका आपका प्रतिरोध ज़्यादा होने का, टू मिनिमाइज द करंट ड्रॉन फ्रॉम द सर्किट, ठीक है। तो आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें हमें दिया है विच टू कॉइल्स आर असेंशियल कंपोनेंट ऑफ अ टिपिकल एनालॉग वाट मीटर, मतलब एनालॉग वाट मीटर में कौन सी दो कॉइल असेंशियल है, मतलब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऑप्शन दिया है अ करंट कॉइल एंड अ वोल्टेज कॉइल, बी दिया है एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड कैपेसिटर, सी दिया है अ सॉफ्ट आयरन कोर एंड अ परमानेंट मैग्नेट, डी दिया है अ सीरीज कॉइल एंड अ शंट कॉइल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ए अ करंट कॉइल एंड अ पोटेंशियल कॉइल और अ वोल्टेज कॉइल। देखिए यहाँ पर क्या होता है, हमारा वाट मीटर में होता है, वाट मीटर में हमारी एक करंट कॉइल होती है और करंट कॉइल के पैरेलल में हमारी पोटेंशियल कॉइल या वोल्टेज कॉइल होती है, ठीक है। ये ऐसे यहाँ पर हमारा वाट मीटर में जो लोड लगा है वो होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारी करंट कॉइल होती है, करंट कॉइल में ये करंट कॉइल को मैंने सीसी से डिनोट कर रखा है और पोटेंशियल कॉइल को पीसी से या वीसी से या वोल्टेज कॉइल से डिनोट कर सकते हैं। तो हमारी करंट कॉइल जो होती है सीसी, करंट कॉइल में हमारे नंबर ऑफ टर्न क्या होते हैं, कम होते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पर एन की वैल्यू, नंबर ऑफ टर्न की वैल्यू कम होती है, मतलब जनरली 1 या 2 टर्न हम इसमें प्रोवाइड करते हैं और ये हमारी हाई करंट को कैरी करते हैं, जो लोड करंट है उसको ही कैरी करती है। तो हम इसको कैसे बनाते हैं, इसको मोटे तार का बनाते हैं, मतलब थिक वायर का होता ही है, ठीक है। ये हमारी मोटे तार की बनी होती है, क्योंकि हमारा आई क्या होता है वी अपॉन आर, ठीक है। वी अपॉन आर हमें क्या करना है, करंट ज़्यादा फ्लो कराना है तो आर की वैल्यू हमें क्या चाहिए, कम चाहिए, रेजिस्टेंस की वैल्यू कम चाहिए। देखिए आर का फॉर्मूला क्या होता है, हमारा आर होता है आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, ठीक है। ये हमारा रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है। यहाँ पर हमें इसको कम करना है, आर को कम करना है, आर को कम करना है, मतलब आर को कम करना है तो एरिया बढ़ाना पड़ेगा। एरिया कैसे बढ़ाएंगे, जब हम उसको क्या करेंगे, मोटा करेंगे, उस तार को मोटा करेंगे, और एल को हम क्या करेंगे, कम करेंगे, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एल कम होगा, लेंथ कम होगी तो आर कम हो जाएगा। लेंथ कम करने के लिए हमने टर्न को क्या कर दिया, कम कर दिया, टर्न 1 या 2 प्रोवाइड करे। और इसका उल्टा क्या होता है हमारा प्रेशर कॉइल में, देखिए, ठीक है। प्रेशर कॉइल यहाँ पर इसमें पीसी, प्रेशर कॉइल में हमारे नंबर ऑफ टर्न होते हैं ज़्यादा, नंबर ऑफ टर्न होंगे हमारे ज़्यादा, क्योंकि हमें चाहते हैं कि इसमें करंट कम से कम फ्लो हो, आई एल की वैल्यू इसमें कम से कम हो, लोड करंट कम से कम जाए और ये वोल्टेज को एक्यूरेटली मेजर करे। तो इसके लिए हम इसको ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न का बनाते हैं और पतले तार का बनाते हैं, ठीक है। तो ये देखिए प्रेशर कॉइल हमारी ऐसी होती है, क्योंकि यहाँ पर देखिए आर क्या होता है, आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, एल अपॉन ए। हम चाहते हैं कि इसमें करंट कम से कम फ्लो हो तो हमारा आर की वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए। आर की वैल्यू ज़्यादा होने के लिए लेंथ ज़्यादा, लेंथ ज़्यादा कैसे होगी, जब हमने नंबर ऑफ टर्न को ज़्यादा कर दिया। देखिए नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा हो गए और एरिया कम कर दिया। एरिया कम कब होगा, जब हम पतला वायर यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए करंट कॉइल और वोल्टेज कॉइल, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है अ सिस्टम पावर फैक्टर इज इम्प्रूव फ्रॉम 0.7 लैगिंग टू 0.9 लैगिंग इफ द एक्टिव पावर इज 100 किलोवाट एंड वोल्टेज इज कांस्टेंट, हाउ डज द करंट चेंजेज, ठीक है। मतलब यहाँ पर हमने क्या करा, पावर फैक्टर को हमने इम्प्रूव करा है 0.7 से 0.9 और हमने पावर दी है इतनी आपकी 1000, आपकी 100 किलोवाट और हमारी वोल्टेज कांस्टेंट है। तो पूछा है कि करंट में क्या चेंज होगा, करंट घटेगी, बढ़ेगी, जीरो हो जाएगी या सेम ही रहेगी। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है पावर का, P इज इक्वल टू वी आई कॉस फाई, यहाँ वोल्टेज इंटू करंट, और कॉस फाई क्या है हमारा, कॉस फाई है पावर फैक्टर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमारी वोल्टेज क्या है, ये हमारी क्या है कांस्टेंट, कांस्टेंट है। बाकी हमारी जो यहाँ पर पावर है, पावर कांस्टेंट है, क्योंकि पावर को हमने चेंज नहीं कर रखा है। पहले केस में और सेकंड केस में पावर है हमारी आपकी 100 किलोवाट, तो हमारी पावर भी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। पी क्या होगी हमारी, कांस्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पर से हम रिलेशन बनाएंगे। रिलेशन क्या बनाएंगे, आई जो हमारा करंट है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है आपके किसके, पावर फैक्टर या कॉस फाई के,
ठीक है, cos फाई, मतलब अगर हमारा cos फाई ज़्यादा है तो हमारी करंट कम होगी, और हमारा cos फाई कम है, cos फाई अगर कम है तो हमारी क्या होगी, करंट ज़्यादा हो जाएगी, मतलब इन्वर्स वाला केस होगा। देखिए पहले केस में हमारा 0.7 है, 0.7 के केस में जब हमारा पावर फैक्टर 0.7 है तो हमारी क्या है, करंट क्या होगी उस टाइम, ज़्यादा होगी। और जब हमारा पावर फैक्टर हमारा 0.9 है, 0.9 है तो हमारी क्या हो जाएगी, करंट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जैसे हमने पावर फैक्टर को इम्प्रूव करा हमारी करंट क्या होगी, कम होगी। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, करंट डिक्रीजेस, करंट घटती है। पावर फैक्टर को इम्प्रूव करेंगे अगर हमारे वोल्टेज और पावर कांस्टेंट है तो उस केस में हमारा करंट होता जाता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पावर फैक्टर। एज वी इंक्रीज द पावर फैक्टर देन आवर करंट इज डिक्रीजेस और रिड्यूसेस, तो आंसर विल बी ए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें दिया है आपका अ सिंगल फेज लोड हैज़ अ एक्टिव पावर पी की वैल्यू दे दी आपकी 10 किलोवाट एंड रिएक्टिव पावर की वैल्यू दे दी 10 kVAR। द फेज एंगल इन डिग्री, फेज एंगल बताने हमें, फेज एंगल क्या होता है हमारा, tan फाई, tan फाई क्या होगा हमारा, एक्सएल अपॉन आर, एक्सएल रिएक्टिव पावर कंपोनेंट अपॉन एक्टिव पावर कंपोनेंट। तो देखिए दोनों की वैल्यू क्या दी है हमारी, 10/10, दोनों किलो में है, 10/10 कितना आएगा हमारा 1। तो यहाँ पर फाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, फाई की वैल्यू आ जाएगी हमारी tan इनवर्स 1। tan इनवर्स 1 मतलब 10 की किस वैल्यू पर, कितने डिग्री पर 10 की वैल्यू 1 होती है, तो हमें पता है tan 45 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा 45 डिग्री, आंसर सी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगी दोस्तों। थैंक यू सो मच।